बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ ये सामने आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। 3.5 साल और अब आज तक हम ये सुनते आए कि ठोस सबूत मौजूद हैं, मगर जानने की कोशिश करेंगे कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इस केस को या इस मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करने में नाकाम क्यों रही, क्योंकि ये एक अदालती फैसला है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया का हर फैसला सर आंखों पर, मगर तहरीक इंसाफ समझती है कि ये फैसला निज़ाम इंसाफ का कत्ल है। वो ऐसा क्यों समझते हैं, इसके ऊपर भी मैं आमिर साहब का तजिया लूँगी। मगर इसके साथ साथ आपको याद होगा प्रोग्राम मुकाबिल में ही यहीं पर आमिर मतीन साहब ने सवात की जो हालिया बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे मुताल्लिक तमाम देखने वालों को अपडेट किया था। आज उसका फॉलोअप भी आपको देंगे और जो जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डाल रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस गंभीर सूरत हाल का, इस बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ ऐसा मुमकिन नहीं है कि मौसम बदले, चाहे गर्मियाँ आए चाहे सर्दियाँ आए, पाकिस्तानी अवाम को हमेशा हर मौसम में किसी न किसी बहरान का सामना रहता है। अब की बार कौन सा बहरान उनके सरों पर आन पड़ने वाला है, ये भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आमिर मतीन साहब से हम जानेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो सबूत और कहा जा रहा था 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है, ठोस सबूत मौजूद है और दस्तावेजी शक्ल में है, तहरीरी शक्ल में है, मगर सबूत तो आज को पेश नहीं हुआ। बरी हो गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज। वैसे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, इतने बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ देखा कि लोग अब हैरान होना छोड़ गए हैं। मगर फिर भी एक नया लेवल आता है जहां वो ऐसा काम कर देते हैं कि आप मज़ीद हैरान हो जाते हैं। इस तरह का आपको बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फ़िल्मों में सीन मिलता है कि आप इस तरह के मुकदमे में, एक हमें बताया गया था कि जनाब FIA ने एक केस पकड़ लिया है और वो उसके अंदर 14 अरब और कुछ लोग 25 अरब तक का भी कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। TT के ज़रिए ये पैसे यहाँ से भिजवाए जाते थे, जो कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के नाम से भिजवाए जाते थे, उनके चपड़ासियों के, उनके क्लर्कों के नाम से जाते थे और फिर वो वापस आ जाते थे। और ये बिल्कुल एक रेप्लिका था। इससे पहले हुदैबिया का बड़ा मशहूर केस हुआ था, उसके अंदर भी इस तरह ही TT के ज़रिए पैसे जाते थे, वापस आते थे। और उसको भी और इसको भी कहा जाता था कि ये ओपन एंड शट केस है, कि सारा एविडेंस भी मौजूद है, 100 गवाह मौजूद थे, 100 गवाह। और उसके बाद जो है इसके अंदर 28 के करीब बेनामी अकाउंट थे जो कि पकड़े गए और उस पर एक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की तफ्तीश की गई और 7 वॉल्यूम्स थे, 7 वॉल्यूम्स और 4000 सफ़ात थे। उन 4000 पे मेरा ख्याल सफ़ात पे हमने कोई सारे टेलीविज़न चैनल्स ने 400 के करीब प्रोग्राम्स किए और लग रहा था कि इससे नहीं बच पाएंगे। उसके बाद जो है इतने सकते कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं सलमान शहबाज, वो मुल्क से उसके बाद फ़रार हो गए, मफरूर हो गए। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो कुछ हुआ कि ये लोग हुकूमत में भी आए नहीं थे, तो ये सिलसिला नज़र आना शुरू हो गया था कि केसेस ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। और याद दहानी के लिए कि जिस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज शरीफ साहब पे, तो उस दिन गालबन उनकी ओट टेकिंग करीब आ गई थी और इस बुनियाद पे इस्तना ली गई। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शहबाज शरीफ के यही बात कही जा रही थी कि ये भी एक दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाक़या होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि एक मुलजिम जिसके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। और ये भी उनसे सवाल भी पूछे गए, तो ये भी सवाल पूछा गया कि जनाब आपके कहीं वज़ीर आज़म बनने के साथ आपके इस केस के ऊपर तो नहीं असरअंदाज कोई होगा। अब जाहिर है केस भी FIA का है, नैब का हो तो आप कह सकते हैं कि एक सो कॉल्ड एक फिग लीफ है कि जी वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कहने को एक FIA तो डायरेक्टली, ये अमेरिकन FBI नहीं है जो कि बिल्कुल आज़ाद रहती है, उसके मतलब एक ये तासुर है। FIA डायरेक्टली जो है इसकी तफ्तीश कर रही थी और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की थी। फिर इसकी उसके बाद जो ही प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब, तो नज़र आना शुरू हो गया था कि हक़ाइक़ बदलने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर रिजवान साहब बड़े मशकूक हालत में जो कि तफ्तीशकार थे,
वो मुर्दा पाए गए, फौत हो गए। उसके बाद एक और जो इसके तफ्तीशकार से वो भी फौत हो गए। उसके बाद जो है नज़र आ रहा था कि ये किस तरफ जा रहा है। अब जो है उनको बरी कर दिया गया। अब जाहिर है कि ये एक केस नहीं है, मरीम नवाज शरीफ के केस में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ भी कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर वो विक्ट्री के निशान भी बनाते हैं यूँ करके कि देखा जी उनके पास तो कोई केस ही नहीं था, प्रोसिक्यूशन के पास कोई शवाहिद ही नहीं थे, तो शवाहिद कैसे हों। यहाँ पे जुरी भी अपनी है, जज के मतलब तो नहीं हम कह सकते। ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है कि प्रोसिक्यूशन भी उनकी अपनी है, डिफेंस भी उनकी अपनी है, FIA भी उनकी अपनी है, मुलजिम भी अपने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अपनी है, सारा कुछ अपना है। और उसके बावजूद जज साहब ने ये कहा कि शवाहिद ना होने की बिना पे उनको बरी कर दिया गया। ये 7 वॉल्यूम ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन जो कह रही है कि जनाब शवाहिद नहीं है, तो जज साहब को ये पूछना चाहिए था कि एकदम से यही प्रोसिक्यूशन पहले ये जो 7 वॉल्यूम की तफ्तीश, यानी छोटी मोटी 7 वॉल्यूम 4000 सफ़ात, वो अदालत के सामने वो एविडेंस मौजूद था। उसके अलावा ये गवाह मौजूद थे, जिन्होंने भेजे पैसे वो भी मौजूद थे, जिन्होंने रिसीव किए वो भी मौजूद थे, काउंट नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, सारा कुछ मौजूद था। तो वो एक ऑफ कोर्स नज़र तो आ रहा है कि काफ़ी सारे केसेस में उनकी बरियत हो रही है। इनके अलावा सभी की हो रही है। नैब के तरमीम के बाद जो है वो 90% लोग जो हैं वो उसमें से छूट रहे हैं। मगर ये तो खुली आँखों के साथ सबके सामने हो रहा है, और ये उन्होंने कोशिश भी नहीं की है कि इसको किसी तरीके से नज़र आए कि जी कोशिश की थी मगर नहीं है। बगैर कोशिश के जल्दी में बरियत की गई भी है, वरना इसका चलें प्रोसिक्यूशन कमज़ोर कर देते, 2-4 और पेशियाँ होती और आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता कि जनाब ये शवाहिद कमज़ोर होते जा रहे हैं, गवाह में जान नहीं थी, गवाह मुकर गए, ट्रांजैक्शन नंबर गलत था, ये तरह आप उसको कर लेते हैं ना। पहले भी माजी में अंदर यहाँ फाइलें गायब होती रहीं, यहाँ पता चला जी फोटोस्टैट्स के ऊपर केसेस जो आसिफ जरदारी साहब पे और काफ़ी केसेस छूटे, उसमें कहा गया जी फाइलें गायब हैं, आग लग जाती थी। तो यहाँ कुछ नहीं किया गया, विद योर आइज़ वाइड ओपन सबके सामने ये हो रहा है। उसके बाद आप जो है जेलें आपने भरी हुई हैं छोटे छोटे जराइम के लिए, चोरी के लिए, जेब कतरों को जो है इतने साल सज़ा मिलती है, और ये अरबों खरबों के जो मुजरिम हैं और मुलजिम हैं ये बिल्कुल स्कॉट फ्री चले जाते हैं। ना सिर्फ स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और उनको किसी को कोई शर्म नहीं है। सही है, आपकी बात, आपका तज़किया बिल्कुल दुरुस्त है। आमिर साहब के बेशबहा सबूत थे, वॉल्यूम्स तश्कील दिए गए, मगर एक सवाल आवाम ये भी पूछ रही है कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ये केसेस बने, उन्हीं के दौर के अंदर ये वॉल्यूम्स भी तश्कील दिए गए, उन्हीं के दौर के अंदर ये तमाम सबूत इकट्ठे किए गए, तो वो अपने 3.5 साल दौर के अंदर इन केसेस को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचा सके आमिर साहब? नहीं, उनके दौर में आप ये क्रेडिट देंगे 7 वॉल्यूम जो हैं केसेस के जो है ना वो तैयार हुए, तफ्तीश तैयार हुई, मगर उसके बाद फिर अदालतें आ जाती हैं। अदालतों ने लंबियाँ लंबियाँ पेशिश देनी शुरू कर दी थी और वहाँ पे बड़े बड़े वकील पेश होते थे। तो अदालती निज़ाम के अंदर तो हुकूमत का कुछ वो नहीं होता। हाँ, कई जगह नज़र आया है कि गवर्नमेंट की कोताहियाँ रहीं कि प्रोसिक्यूटर कमज़ोर था, या फिर वो ख़ुद पे जब मांगते हैं कि जी हमें ये एडजमेंट्स लंबी लंबी दे दें, तो वो बिल्कुल वो थोड़ा सा लैप्स वो भी हुआ। मगर इसमें लैप्स से ज़्यादा ये बस इतना टाइम लेना था। अगर बहुत ज़्यादा उजलत भी दिखाई जाए तो उस पर भी शक होता है, और ये उजलत उन केसेस में दिखाई जाती है जहाँ पे आपके पास शवाहिद कम हो, सबूत कम हो। और मेरा ख्याल है जो है सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली, चलें अदालत सारी ही जो है वो ताज़ीम के लायक होती हैं, ये छोटी अदालत थी मगर बहरहाल अदालत थी। मगर ऑफ कोर्स ये स्टोरी इज़ नॉट ओवर, क्योंकि इसके बाद इसने हाई कोर्ट में भी जाना है और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है। तो मेरा ख्याल है बड़ी अदालतें इस चीज़ को बड़ा देखेंगी, और सुप्रीम कोर्ट में जो कि नैब की तरमीम का एक बहुत ही अहम फैसले के ऊपर इस वक्त बहस जारी है,
और वो रोज़ उनका नज़र आता है, कभी लेफ़्ट राइट हर किस्म की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मगर ये नज़र आ रहा होगा उनको कि ये किस तरीके से ये बरियत हुई है और किस तरीके से पहले केसेस में भी, इवन मरीम नवाज़ के केस के अंदर भी जो है वो वही प्रोसिक्यूशन जो पहले जो के काबू नहीं आती थी, उसने आगे कहा जी जनाब कोई शवाहिद ही नहीं है। यहाँ भी अगेन प्रोसिक्यूशन जो कि पहले 7-7 वॉल्यूम 4-4 हज़ार सफ़े लेके आई और अब वो कहते हैं जी कोई शवाहिद नहीं है। तो ये सिस्टम हाईजैक हुआ हुआ है, ये सिस्टम रिग कर दिया गया हुआ है। तो आई एम श्योर बड़ी अदालतें उनके ये नोटिस में होगा और ये बड़े फैसले करते वक्त वो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, इवन तरामीम के अंदर भी, कि जनाब ये बेनिफिशरी इसके कौन है। और लास्टली ये बड़ा लोग बहस करते थे कि जनाब ये देखें इनको जानते बूझते नज़र आ रहा था कि जो इमरान खान की महंगाई की वजह से और काफ़ी और मामलात की वजह से, गवर्नेंस के मामलात की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी, कि उस वक्त अगर ये ना हुकूमत लेते तो शायद उनका वो इलेक्शन में जेन्युइनली फारिग हो जाते। और लोग ये सवाल कर रहे थे कि जनाब इनको क्या ज़रूरत थी इतने बुरे हालात में हुकूमत लेने की। तो ये समझ आती है आपकी, ये असली मसला ये था कि इन्होंने कहा कि अगर हम आज़ाद हुए और अगर हमारी जायदादें चली गई, कैद हो गई और हमें सज़ाएँ हो गई तो फिर तो वापस आ ही नहीं सकते। सो अभी पहले इनसे बचना बड़ा ज़रूरी था और वो बच रहे हैं। आपने देखे 6 माह के अंदर, मगर आप ये देखें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का सिस्टम देखें कि 6 माह के अंदर हज़ारों केस थे नैब के, FIA के, आम अदालतों में लगे हुए, वो हज़ारों केस सब फारिग हो गए हैं। अब ये NRO भी छोटा लफ्ज़ है, ये NRO पता नहीं ये क्या, इसके लिए PRO DPRO पता नहीं क्या क्या कुछ निकालना पड़ेगा। ये नॉर्मल जो है ना वो रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डर नहीं है, ये मेगा रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डर है। इसको आप NRO की बजाय MRO कहें। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब इस बरियत और इस तरह के कई केसेस जिनमें बरियत हो रही है शरीफ फैमिली को लेकर, इमरान खान साहब ने आज उसके ऊपर बात की है कि 3.5 साल का मुझे हवाला दिया जा रहा है, मगर मैं ज़रूर हुकूमत में था मगर हुक्मरानी किसी और की थी। इसी मामले को लेकर उन्होंने बात की। आपको नहीं लगता कि आइंदा आम जो इंतखाबात होने जा रहे हैं या फिर हम ये अक्टूबर के ही बाई इलेक्शन को सामने रख लेते हैं, आपको लगता है कि ये फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ नून लीग अब समेटेगी, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो गई है? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो इस हद तक कुछ हद तक इमरान खान ठीक भी हैं कि ज़ाहिर है उस वक्त जो है हुकूमत उनके नहीं है, इस दफ़ा भी ऐसे ही हो रहा है कि कोई और लोग चला रहे थे। और नैब के अंदर तो मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ, गवाह हूँ कि मेरे सामने हमारे जो इस तरह की सोर्सेज होती हैं, फ़ोन आते थे इसको पकड़ लो इसको छोड़ दो, और छोड़ने वाले कई बेताशा बेनिफिशरीज PTI के लोग भी थे। ये जो है मालन जबा का केस, हेलीकॉप्टर केस और BRT केस जो है PTI का, इसमें भी छुड़वाए गए और वो दोबारा जो BRT का केस खुला है उसके अंदर भी एविडेंस है, तो बेनिफिट उन्होंने भी लिया। मगर ये कह देना कि जी वो मेरी नहीं हुकूमत थी किसी और की थी, ये आपको ओन करना पड़ता है। इसी तरह ही जो है सहाफ़ी अगवा हुए, सहाफ़ियों को मारा गया, सहाफ़ियों के साथ बुरा सलूक किया, और अब वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब भी और इमरान खान साहब भी वो तो कोई और कर रहा था। ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए कि आपको आपकी हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है बक स्टॉप्स एट हिज ऑफिस, उनको ऑन करना चाहिए, उनको ऑन करना पड़ता है। ये कह देना आप छोड़ दें, अगर आपको फिर इसका मतलब ये है कि आपको ताकत इतनी प्यारी थी कि लूली लंगड़ी ताकत है, बैसाखियों पे ताकत है, किसी और की ताकत है, मज़े आप वहाँ पे खाना खाने के लिए गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप छोड़ दें। मज़े भी लेने आपने, पर्क्स भी लेने हैं, पावर भी इंजॉय करनी है, और उसके बाद कहना कि जी ये जो उसके अच्छी चीज़ों के लिए क्रेडिट ले लें, बुरी चीज़ों के लिए जी मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। ये इमरान खान भी कर रहे थे, ये मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, ऑलरेडी कहना शुरू हो गई है कि जी ये हमारे दोस्तों पे, कई सहाफ़ियों पे जो पर्चे हो रहे हैं, अरशद शरीफ के ऊपर FIR है, वो मफरूर है बेचारा, और कई जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनके ऊपर वो है। अभी ये 560 लोगों की जो है एक फ़हरिस्त जो है वो लीक कर दी गई है, उनके बीवी बच्चे बेटियों के टेलीफोन नंबर एड्रेस जो हैं वो लीक कर दिए गए हैं। अब उनको बेचारों पे कोई हमला कर दे, उनको गदारे वतन डिक्लेयर तकरीबन कर दिया गया है बगैर साबित किए, बगैर मुकदमा चलाए, और वो एक मज़रा खेज़ है।
और वो गवर्नमेंट लाजमी ये कहेगी जी हमें तो पता ही नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ऑलरेडी कहना शुरू हो गए हैं कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता कौन कर रहा है। मगर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी रहना है इमरान खान के साथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं छोड़ दी। और वो ये एक दोगलापन और ये मुनाफिकाना रवैया ये काफ़ी अर्से से चल रहा है। या फिर पावर लें तो पूरी लें या और ओन करें, वरना फिर ये आप ना छोड़ दें। ये काम जो है ना, ये धोखा हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। सही है, ठीक है। पावर लेने या छोड़ने के हवाले से आमिर साहब एक और रेजिग्नेशन आ गया, अटॉर्नी जनरल है अब तो साबिक हो गए अख्तर औसाफ साहब, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उसकी वजह क्या है? अख्तर औसाफ यहाँ पे आप देखें तो पावर सेंटर्स बेताशा हैं। यहाँ पे हर पोस्ट के लिए लड़ाई चल रही है। किसी जगह जो है नून लीग वाले हैं, किसी जगह पीपल्स पार्टी का आदमी चाहिए, किसी का वादा इन्होंने किया हुआ है कि जी यहाँ पे बाप का आएगा। तो विद इन नून लीग भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई नवाज शरीफ का आदमी है, कोई शहबाज शरीफ का आदमी है, कोई मरियम का आदमी है, तो ये खींचातानी चलती रहती है। और अख्तर औसाफ साहब के मतलब जो है वो वैसे भी मैं समझता हूँ कि वो उनका लगना मुनासिब भी नहीं था। वो इनके वकील भी रहे हुए हैं, और वो मेरा ख्याल है मैं उनको बहुत ज़्यादा माज़रत के साथ उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी हुई है। पैनमा में वो 2 जुमले कहते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर अदालत से इजाज़त लेते थे कि मैं पानी पी लूँ, पानी पीते थे, फिर कहते थे, फिर खड़े हो जाते थे, फिर इजाज़त लेके बैठ जाते थे। तो उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के भी इश्यूज़ थे, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरा मैं समझता हूँ कि शायद उनको हटाने की वजह या उनके रिज़ाइन करने की वजह वो इरफान कादिर साहब का आना है। इरफान कादिर साहब एक पहले भी ये अटॉर्नी जनरल भी रहे हुए हैं, थोड़ी अर्से के लिए शायद जज भी रहे हुए हैं। वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, और उनको पहले इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको वज़ीर मुआवन खसूसी बराए दाखिला और एहतसाब भी रखा गया है। यानी वो राना सनाउल्लाह जैसे सख्त गिर वज़ीर, बड़ी बड़ी मूँछों वाले, उनके ऊपर भी एक किस्म का चेक आ गया है। और वो मान भी रहे थे हमारे प्रोग्राम में उस दिन कि नहीं जी बिल्कुल ये काफ़ी चीज़ें उनको दे दी गई हैं। तो उनको वो एक चाहते हैं कि ये सारे मामला जो भी अटॉर्नी जनरल हो, उनकी कोई इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, तो उनको अपनी मर्ज़ी का अटॉर्नी जनरल चाहिए। उनको वो उन्होंने कहा जी मुझे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं डिलीवर करूं तो मेरी मर्ज़ी के लोग होने चाहिए, जिसको मैं जो कहूं वो बिल्कुल यस करे और बिल्कुल हाँ करे। सही, ठीक है। एक और पावरफुल इंस्टीट्यूट की बात हैं आमिर साहब, ये जो फ़ौज के अंदर तरक्कियाँ हुई हैं, प्रमोशंस हुई हैं, कितनी इनकी टाइमिंग आपको इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है इस करंट सिनेरियो के अंदर? ये मुश्किल सवाल हो जाता है, हालांकि आजकल बहुत आसान हो गया है, वरना आर्मी चीफ और ये फ़ौजी तरक्कियों के मतलब बड़े लोग महतात हो गए थे। मगर ये आप क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का कि यार ये अवाम जो ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है ना, उसके ऊपर हर कोई डिस्कस कर रहा है, हर थड़े के ऊपर डिस्कस कर रही है। हर टेलीविज़न चैनल पे लोग बता रहे हैं ये कोर कमांडर अच्छा है, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये सब कुछ जो है ना ये क्रेडिट जाता है। तो ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल की तरक्कियाँ उनका एक्सक्लूसिव डोमेन होता था, इस पर कोई बात नहीं करता था, मगर इस दफ़ा ये भी बात हो रही है। और बात ये हो रही है, एक तो ऑफ कोर्स इसके अंदर DG ISPR जो कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर काफ़ी लोग तनकीद भी करते हैं, उनकी तरक्की हो गई है। वैसे DG ISPR जो है पहले ये मेजर से शुरू हुआ, फिर कैप्टन तक गया, फिर ब्रिगेडियर तक गया, फिर अतर अब्बास साहब की दफ़ा ये मेजर जनरल तक गया, और उसके बाद से फिर ये आसिम साहब, आसिम बाजवा, उसके बाद गफूर साहब, और उसके बाद अभी ये लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे तक ये चला गया है। मुझे डर है कि दिन आएगा ये 4 स्टार तक ये अहदा चला जाएगा, क्योंकि ये पूरी फ़ौज अब यही चलाने लग पड़ा है। ये सिर्फ पहले फेस ऑफ फ़ौज नहीं रह गया हुआ, ये बिल्कुल एक्टिव। हमारे कम से कम शोबे में तो यही लगता है कि ISPR जो है वो टोटल कंट्रोल भी करता है, वो मिलिट्री मैटर्स तक नहीं रह गया। वो हर चीज़ पे बोलते हैं, वो सियासत पे भी बोलते हैं, वो सियासत पे भी बोलते हैं, और सिर्फ बोलते नहीं हैं, गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। तो ये एक तो ये वाली एक बहस है। दूसरा ये है कि इसकी टाइमिंग, जो आपने सवाल किया है, नॉर्मली ये होता है कि जो भी आर्मी चीफ साहब लगते हैं तो उनके आने के बाद बड़ी तब्दीलियां होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी के जो है तरक्कियां करते हैं, ताकि अपना एक उन्होंने गेम प्लान देना होता है, उनका एक अपना निज़ाम बनाना होता है।
तो ये तरक्कियाँ जो हैं इंतज़ार कर सकती थी। ख़ास तौर पे आप देखें ये जो 12 तरक्कियाँ हुई हैं लेफ्टिनेंट जनरल की, 3 स्टार जनरल्स, इनमें से 2-3 आप कह लेंगे लाजमी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मंगला की और लाहौर की गालबन कोर्स जो थी वो खाली थी, तो वहाँ पे लगना शायद ज़रूरी होता है, कोर को खाली नहीं रखा जाता। एक आधी और अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट थी, मगर बाकी जो थी वो इंतज़ार की जा सकता था कि नए आर्मी चीफ को ये मौका दिया जाता कि वो अपनी मर्ज़ी के आके तरक्कियाँ करते। और वो है, हाँ अब ये है कि यही निज़ाम, चूँकि आप देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 3 साल टेन्योर होता है, कोर कमांडर्स के 4 साल होता है ये। अब ये उनको जो भी नए आर्मी चीफ होंगे उनको इन्हीं के साथ गुजारा करना है। मैं ये खुदा न खास्ता नहीं कह रहा कि इनमें से किसी में काबिलियत की कमी है या जो भी लेफ्टिनेंट जनरल बनता है उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती, मगर जजमेंट का फ़र्क होता है। मेरी जजमेंट कुछ और हो सकती है, किसी और की और हो सकती है, पुराने चीफ की और हो सकती है, नए चीफ की और हो सकती है। सो जिसने आगे डिलीवर करना है 3 साल, मिनिमम 3 साल, अब तो 3 साल वाली बात ही नहीं रह गई, तो वो उनको ये मौका मिलना चाहिए था कि उनकी टीम हो, उनकी जजमेंट हो और उनके मुताबिक हो। टाइमिंग इसकी ऑड है कि ये एकदम से आप जाने से पहले जो है इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने की 3 स्टार्स की अपॉइंटमेंट, ये इस पे मैं समझता हूँ काफ़ी सारे सवाल हैं। सही, चलिए ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस तो बात करेंगे सवात की, जहाँ पर बदअमनी है, टारगेट किलिंग है, खदशात बहुत सारे हैं जो जन्म ले चुके हैं, मगर इसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सवात की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मैं तारुफ करा दूं साबिक विफाकी वजीर बराए मवासलात और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुराद सईद साहब, आपका प्रोग्राम मुकाबिल के लिए वक्त निकालने के लिए। ओवर टू यू आमिर मतीन साहब। जी, मैं बिल्कुल उनको वेलकम भी करते हैं मुराद सईद को कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हालांकि वो सफ़र कर रहे थे। मगर ये सवात में एक इनकलाब आ चुका है। हमने बड़े बड़े जलसे अटेंड किए हैं, पाकिस्तान में भी किए हैं, दुनिया भर में भी किए हैं। 1986 का बीबी का भी देखा है, इमरान खान के बड़े बड़े जलसे देखे हुए हैं। जलसे की एक हैबत होती है, वो आपके दिल पर असर करता है। जब हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और वो चैंटिंग करते हैं, वो नारा लगाते हैं, तो आपके दिल पे असर होता है। आप यकीन करें, ये अभी आपको वीडियो जो दिखा रहे हैं, आई एम श्योर पहले भी आपने देख ली हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। ये आपके दो टच करती है। ये कल सवात के अंदर, सवात के सबसे बड़े चौक के अंदर, मंगोरा के सबसे बड़े चौक के अंदर ये हुआ है। ये मैंने इनकलाब इसको इसलिए कहा कि ये आपने इस तरह के सीन, इस तरह का जज्बा शायद तादाद इससे भी ज़्यादा आपने देखी होगी। ये जज्बा आपको, वो आपने मिस्र में तहरीर स्क्वायर देखा होगा, या हम देखते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन था और ऑरेंज रेवोल्यूशन, जो हमारी नस्ल के बड़े इनकलाब आए और जिनसे देखा कि आम खड़े हुए हैं और उन्होंने तख्ते उल्टा दिए। तो ये इसमें वो जज्बा नज़र आया और इसका असर मेरे जैसे लोगों पे और बेताशा पे इसलिए भी पड़ा कि ये वो जगह है, ये कहलाती थी, यहाँ पे मंगोरा शहर का जो मेन चौक था ये खूनी चौक कहलाता था। और खूनी चौक ये इसलिए कहलाता था कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा खून होते थे। जो लोग भी रियासत पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ द डे, सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ ज़रा सा भी ताउन करता था या उनको नापसंद होता था या उनकी तालिबान की कोई ख़िलाफ़ बात करता था, इसको हटाने वाले के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। ये काफ़ी बड़ा, सवात का सबसे बड़ा मंगोरा शहर है, हर आदमी गुजरता था उस शहर के इस इलाके से, मगर दहशत उनकी इतनी थी कि उसको कोई, किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको, हमने बड़े बड़े बर्बरियत के वाक़े सुने हैं जी, हॉलोकॉस्ट हुआ और जो है दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये सवात में, मंगोरा में, इस जगह पे हुआ था। और आज ये देखें कि उस जगह पे वो पहले इसलिए भी हो पाया, ऑफ कोर्स आप तालिबान को ब्लेम कर सकते हैं, आप बड़े लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, उंगलियां उठती कि पता नहीं किस किस के शमूलियत थी, मगर उस इलाके के लोग काफ़ी सारे उनके प्रोपेगेंडा में आ गए थे। वो माइल भी थे, कमज़ोर भी थे और उनके अंदर भी कोई थोड़ा सा नुक्स था, उनका भी कसूर था। मगर अब ये लोग खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा वाक़या है कि ये पाकिस्तान में अब तक ये जो हम जा रहे थे मजहबी जुनूनियन की तरफ,
ये इसने ब्रेकें लगाई हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा ओवरली इसको रेट नहीं कर रहा, ये मैं समझता हूँ कि इनकलाब है। हमारे साथ मुराद सईद साहब शामिल हैं। उसमें सिर्फ एक बुरी बात ये हुई कि ये जब निकाला गया, ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसके मतलब था कि स्वात ने कहा ये हर स्वात के रहने वाला उसका मसला है और इस पर सियासत नहीं होगी, इसको बिला तफरीक और बिला सियासत इसको किया जाएगा, हर आदमी यहाँ पे आएगा। मगर बदकिस्मती से वहाँ पे सियासत आ गई और स्टेज पे जो है वहाँ पे हमने देखा आयमल वली साहब जो हैं असद यादबा के साहबजादे, उसके बाद मंजूर पश्तीन भी थे, अफरोज़ भी थे, जमात इस्लामी के लीडर भी थे, इक्का दुक्का शायद पीटीआई के होंगे, मगर ये खबरें चलने शुरू हो गई कि पीटीआई के लोगों को वहाँ से चढ़ने नहीं दिया और वो नहीं गए। और क्योंकि लोग नाला हैं कि महमूद खान साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और स्वात से हैं, वो वहाँ नहीं स्वात में आए थे और लोग नाखुश होने की वजह से पीटीआई के उन्होंने उनको उतार दिया। तो मुराद सईद साहब से हम जानना चाहेंगे उनका वर्जन कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आमिर भाई, जितना आपने पस मंजर बताया और फिर आपने मौजूदा जिस तरह कौम खड़ी हो गई है, तो मौजूदा सिचुएशन आपने बताई। जरा मैं आपको बताता चलूँ आमिर भाई के कौम इसलिए खड़ी हो गई कि कौम ने उस तल्ख तजर्बे के बाद अमन देखा, तरक्की देखी, खुशहाली देखी और स्वात आपके लिए पूरे पाकिस्तान के लिए सक्सेस स्टोरी है। बल्कि मुझे याद है कि जब हमारी हुकूमत के और रिजीम के ऑपरेशन नहीं हुआ था तो उस वक्त मुख्तलिफ फोरम्स पे मुझे बुला के स्वात को ए सक्सेस स्टोरी, अगर बलूचिस्तान की किसी इलाके में हालात खराब है, हमारे वजीरिस्तान में हालात खराब है, तो मुझे बताया जाता और सवाल पूछे जाते कि किस तरह इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ कि एक जो दहशतगर्दी से जाने वाला आज सयाहत से जाना जाता है, आज तरक्की से जाना जाता है, आज वहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, मोटरवेज है, अस्पताल है, टूरिज्म के नए स्पॉट डेवलप हो चुके हैं। ये किस तरह, और फिर अवाम का जो शऊर है, तो इसके हवाले से सवाल पूछे जाते थे। क्योंकि जब आप लोगों को इंसाफ दो, उनको मेरिट दो, उनको तरक्की दो, उनको अमन दो, उनको खुशहाली दो, तो फिर लोग कड़े होते हैं। और वही स्वात आपके लिए मिसाल बनी थी। लेकिन फिर क्या होता है सर, मैं जरा पसमंजर इसलिए बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। आपको याद होगा आमिर भाई के जून के महीने में पहली दफा इत्तलात आना शुरू हो गई और वो मैंने यहाँ पे लोगों के सामने उठाई। मैंने हुकूमत से सवाल किया, जुलाई के महीने में सवाल किया, लेकिन होता क्या है कि हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि ये शख्स मतलब मुराद सईद प्रोपेगेंडा कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर अगस्त के पहले हफ्ते में मैं कौम के पास गया और कौम को मोबिलाइज किया और मैं आपको बताता चलूं कि जितना बड़ा प्रोटेस्ट आपने कल स्वात में देखा है, ये इंकलाब अगस्त के पहले हफ्ते में भी हर तहसील के हर चौक और हर बाजार में लोकल लोगों ने देखा। बल्कि फिर के अवाम भी सियासत से बालातर होकर वहां पे सड़कों पे निकल आए। फिर होता क्या है कि 13-14 अगस्त को फिर ये लोग वापिस चले जाते और स्वात में फिर से अमन आ जाता है। अमन में किरदार किसका? लोकल कम्युनिटी का, हमारी सिविल सोसाइटी का, हमारी कौम का। और ये इशू जैसी ही हमें इत्तलात मिली आमिर भाई, इसको मैं उठाता और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे गैरतमंद लोग किसी के भी झूठे बयानियों में, किसी के भी प्रोपेगेंडों में, किसी को इस्तेमाल करने में, किसी ट्रैप में नहीं आए और उन्होंने अपने तल तजर्बे से सीखते हुए मौजूदा खुशहाली और तरक्की को कायम और दायम रखने के लिए उन्होंने कड़े होने का फैसला किया। फिर क्या होता है सर, जब 14 अगस्त को ये वापिस चले जाते हैं तो स्वात में ही मैंने अपने पूरे कौम के सामने ये कहा कि अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, क्योंकि जो हमें जून जुलाई के महीने में कमिटमेंट हो चुकी है, जिस अंदाज से ये वापिस आए हैं और जिस तरफ ये हालात जा रहे हैं, और इवन के अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस खित्ते में जो कमिटमेंट हुई है, उसको देखते हुए हमें आंखें और कान खुले रखने होंगे। लिहाजा फिर मैं सवाल उठाता हूं आमिर भाई
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपकी कता कलामी माफ कर रहा हूँ, हमारे पास टाइम थोड़ा है मुराद, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के उस पे, कल के उस पे आ जाएं कि ये सियासत की तरह जो इसके अंदर आ गई उस पर पहले बात कर लें, ताकि बाद में आपको मैं फिर टाइम दूंगा, अगर मगर शायद टाइम प्रोग्राम का मुख्तसर हो तो आप ये जो उसको सियासी रंग दिया गया है उस पर आ जाए। मैं उस पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद होगा मैं आपकी बात स्पेसिफिकली नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया से भी मेरा गिला था कि जब हम ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हम इस इशू को हाईलाइट कर रहे थे, किसी भी मीडिया चैनल ने उसकी खबर नहीं दिखाई, बल्कि राना सनाउल्लाह को दिखाया कि ये वहां पे प्रोपेगेंडे कर रहे और हालात ठीक है, स्कूल के बच्चों पे हमले होंगे तो फिर मीडिया भी हमारे पास आएगा, लोग भी हमारे पास आएंगे, इसलिए खुद अपने हक के लिए खड़े हो जाए। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, फिर मैं आपको पूरी बात भी बता दूं। देखिए आमिर साहब, ये स्वात के प्रोटेस्ट की काल, स्वात के लोगों को पता है कि स्कूल वैन पे जब हमला हुआ तो वहां पे एक सियासी शख्सियत मुराद सईद खड़ा था और मैंने ऐलान किया कि कल मिंदौरा में हम एहतिजाज करेंगे और अपने कारकुनान से खिताब में कबल में मैंने ऐलान किया कि तमाम कारकुनान शिरकत करे, लेकिन उसमें वज़ीर आला मुराद सईद या मरकजी क़ियादत इसलिए नहीं होगी कि हमने जिस अंदाज से अपने प्रोटेस्ट ग्रास रूट लेवल से लोगों को मोबिलाइज करने का एक सिलसिला शुरू किया है, तो उससे क्या होगा कि उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर ये ना समझे कि ये तो क़ियादत कोई और कर रहा है, किसी और पार्टी का जुमात कर रहा है, लिहाजा लोकल क़ियादत जिस भी पार्टी की है वो शिरकत करे। उसमें स्वात की भी क़ियादत थी, उसमें किसी और जुमात की भी क़ियादत थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन ये स्वात के अवाम का एहतिजाज था। ये काल स्वात के अवाम के मशरान के साथ बैठ के मैंने दी थी और इसका एक ही मकसद है आमिर भाई, मैं फिर से कह दूं, मैं कमेंट नहीं करता जो ये कहते हैं कि पीटीआई का एक नुमाइंदा क्या हुआ या एनपी के एमएल वली के साथ वहां पे क्या हुआ, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करता कि मेरा काज बहुत बड़ा है। मैंने अपनी वालदा के सर पे गोली लगते देखा है आमिर भाई। मैं जब सियासत में आ रहा था मेरी कमिटमेंट थी कि मेरी माँ के साथ तो ये हुआ, किसी और की माँ के साथ ये नहीं होगा। मेरे भाई को 7-8 गोलियां लगी थी, मैंने वादा किया था कि मेरे भाई को तो गोली लगी, किसी और के भाई को नहीं लगी थी। आज मैं कड़ा उस बड़े काज के लिए हूं। अल्लाह का शुक्र है कि कौम मुत्तहिद हो गई। हम मेरे कहने पे फिर में भी मुजाहिरा हुआ, बाजोड़ में भी हुआ, मोमन में भी हुआ, बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि आज मोमन और बाजोड़ कम्युनिटी जो पिंडी की है उन्होंने मेरे साथ जरगा किया और जुम्मे के दिन 4 बजे राजा बाजार पिंडी में लोकल जो पुख्तून कम्युनिटी यहाँ पे रहती है वो अमन के लिए खड़ी है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को बताता चलूं, अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान चोरी है, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान चोरी है। आप एक काम करें, स्वात में आग लगेगी तो इसकी तपिश इस्लामाबाद मेरठ में धमाका हुआ था, फिर वाघा बॉर्डर पे धमाका हुआ था, फिर कराची में धमाका हुआ था। एक पाकिस्तान के शहर में अगर बदअमनी होगी तो पूरे पाकिस्तान को लपेट में लेगा। स्वाद ने तरक्की देखी है, खुशहाली देखी है, वो उन्होंने फैसला सुना दिया है कि ना हम किसी ग्रेटर मुराद आपकी कता कलामी माफ। मैं थोड़ा सा ये जो आप मिसालें दे रहे हैं ये बिल्कुल इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ रिलेटेड इसलिए नहीं कि वो वन ऑफ हुई। स्वात के अंदर साल हा साल तक वो सिलसिला जारी रहा और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आर्मी ऑपरेशन हुआ, बड़ी मुश्किल उनसे जान छुटाई गई। फिर बैकग्राउंड इसके 2 हैं। एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मलाला यूसुफजई लोग, मैंने आगे खूनी चौक की बात बताई, इसी स्वात में इसी जगह पे मलाला के सर पे गोली मारी गई और शुक्र है वो बच गई क्योंकि वो स्कूल जाती थी। अब उनके आने की खबर आई कि जी वो वापस आ रही हैं और वो आ गई हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, तो एकदम से ये वाक़यात शुरू हो जाते हैं। एक दूसरा ये कि ये एक वहाँ पे वफ़द उलमा का भेजा गया और हमें बताया गया कि जनाब ये नहीं बताया गया कि किसने भिजवाया, मैंडेट क्या था, क्यों उसको माजी को देखते हुए कि यहाँ नेक मश कई एक काफ़ी इस तरह के मुआहदे रहे जो कि हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए जिससे अमन नहीं हुआ। और इसके मतलब तो बिलावल भुट्टो खुद कह रहे थे कि जनाब मुझे नहीं पता, पार्लियामेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता।
और लोगों को ये खदशा हो गया था, मेरा ये ज़ाती ख्याल है और लोगों ने कहा भी है कि शायद इसके पीछे सोची समझी साजिश है, कोई एलिमेंट्स है जो इनको बुलाते हैं। देखिए आमिर साहब, मैं आपको अगर पूरा 4 महीने के अंदर जितनी मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, अगर हमारी तरजीहात नेशनल मीडिया की अलग ना होती और वो आवाज सुनते कि एक बंदा बार बार आपकी निशानदेही कर रहा है, क्योंकि आग जब लग जाए तो उस पर पेट्रोल छिड़कना बड़ा आसान होता है भड़काना, लेकिन आग को रोकना मुश्किल होता है। और हमने अपनी कोशिश करनी थी कि आग रोके और इंशाल्लाह रोक के दिखाएंगे सर। स्वाद के लोगों का फैसला सुनिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। देखिए सर, जब जून जुलाई के महीने में एक वफद जाता है तो मैं आपको बताता चलूं कि उसमें कोई भी इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं होता, उसमें पीटीआई सूबाई हुकूमत नहीं होती, उसमें वजीर आला साहब को नहीं पता होता। मैं मराकन डिवीजन का MNA हूं और मेरे जितने MNAs हैं उन सब में से कोई नुमाइंदा नहीं होता। वहां पे 4-5 कमिटमेंट्स होती है या बातें होती है। उन बातों को लेके मैं मीडिया के पास आया और मैंने सामने रखी कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आपके पास ये आग आ रही है, लिहाजा आप इसको हाईलाइट करें, लेकिन नहीं किया गया। कमिटमेंट्स क्या थी? 4-5 चीजों के सवाल हुए। पहला सवाल ये था कि इनकी वापसी, नंबर 2 कि फाटा मर्जर को वापस लेना, नंबर 3 कि और मैंने ये सवाल भी पूछा कि जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग हो चुकी है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जाते हैं जो कि वजीर दाखिला के अंडर आते हैं, तो इसके बावजूद ये कैसे हो रहे हैं? और आपने इसके अलावा अमेरिका और इस रशिया, चाइना, ये जो खित्ते के अंदर पावर स्ट्रगल है या जो खित्ते के अंदर ताकत का तवाजुन ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें किस तरह इस्तेमाल करने की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है? ये सवाल थे सर। सवाल मैंने इससे उठाई कि इंफॉर्मेशन लास्टली हमारा टाइम खत्म हो गया है। मुराद, लोगों को इसलिए सड़कों पे निकले हैं कि ये खदशा है कि स्वाद दोबारा वो पहले जैसे जंगल के अंदर जा रहा है, दोबारा आग की तरफ जा रहा है, तो आपके ख्याल में जा रहा है या मामला रुक गया है? देखिए सर, एक चीज है कि 13-14 अगस्त से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि लाशें गिरी है तो मीडिया की नजर आई है, लेकिन 13 अगस्त से पहले भी हमारी 2 हफ्ते की यही स्ट्रगल थी और उन 2 हफ्तों के मुजाहिरों से 14 अगस्त को वापस चले गए थे। वहां पे फिर 1 महीने के लिए अमन आ गया था, लेकिन जब हमारी नहीं सुनी गई तो फिर से सड़कों पे हैं। कब तक सड़कों पे होंगे? पाकिस्तान के बड़े शहरों में मुजाहिरे करेंगे, जुम्मे को पिंडी में कर रहे हैं, फिर पार्लियामेंट के सामने आएंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, अमन अमन अमन। हमने अरसाबाद खुशहाली तरक्की देखी है, हमें किसी की जंग में ईंधन ना बनाया जाए। हमारी ना इनसे लड़ाई है ना उनसे लड़ाई है। हम न ड्रोन हमलों में थे, ना हम 2004 के ऑपरेशन में थे, ना 8 के ऑपरेशन में थे, ना अमेरिका। आखिरी बात, प्रोग्राम का सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। मुराद, कि मैंने जिक्र किया कि मलाला यूसुफजई के सर में गोली लगी और वो वापस आई हैं। आप लोगों को नजर आना चाहिए था कि उसको वेलकम कर रहे हैं उस चौक में, उसको भी बुलाया जाना चाहिए था। देखिए सर, इसमें एक वाही चीज है कि जो बंदा इस मुजाहिरों की काल दे रहा है वो उस बात में कह रहा है कि मैं खुद नहीं कि ताकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर भी शिरकत करे। प्लेटफॉर्म मैंने देना है, मुजाहिरे के लिए वर्कर्स भेजने हैं, लोगों को इकट्ठा करना है, उनका मुकदमा लड़ना है, लेकिन आप आओ, सिविल सोसाइटी आवाज उठाओ, कौम खुद खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारा काज है सर। हमने इतना काम किया कि सियासत की इन चीजों की जरूरत ही नहीं है सर। हमने एक काम करना है, बाकी हम आपको भी कहते हैं आमिर भाई, हम हर किसी को कहते हैं जो अमन की बात करते हैं, जो अमन के दाई है, जो खुशहाली और तरक्की की बात करना चाहते हैं, हम उन तमाम लोगों को कहते हैं कि खड़े हो जाए, साथ दे। स्वात में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। हम पाकिस्तान को खुशहाल, तरक्की याफ्ता और दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन देखना चाहते हैं। यही ख्वाहिश है, ये तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर अमन बाकी रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुराद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जिस तरह मैंने इब्तदाई में बात की थी कि अवाम को बहरानों का सामने अब की बार कौन सा नया बहरान सर पे आन पड़ा है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सवात इशू को लेकर इस वक्त सीनियर सहाफ़ी राना अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बस मैं राना साहब के पास जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक बात, एक जुमला कह दूँ कि ये आयमल वली साहब की वो वीडियो दिखा दीजिएगा, इनकी आवाज़ के दौरान दिखाते रहिएगा। बदकिस्मती से ये तमाम पार्टी को इसमें सियासी बनाने से रोका गया था, इसमें हर किस्म के लोग थे, मगर इन्होंने दरमियान में तकरीर सियासी की और इनको रोका गया है। जारी रखें आप अकमल। अच्छा आमिर साहब, कल ये इजलास चल रहा था निशात चौक मंजूरा में दहशतगर्दी के खिलाफ, तो अमल वली ने बात करने की कोशिश की पीटीआई के लोगों के खिलाफ, गालिबन मुराद सईद साहब के मतलब जुमला कहने की कोशिश की, तो फौरन जो पब्लिक मौजूद थी उन्होंने रोका कि आप यहाँ पे इस फोरम पे पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ अमन पे बात होगी। हम ये देखते हैं एक तरफ तो स्वात के लोगों का किरदार कि वो कहते हैं कि हमें सिर्फ अमन चाहिए और हम कोई सियासत इस पे रवा नहीं रखते। दूसरी साइड पे आप शाम में देखें कि ख्वाजा हसन साहब का बयान आ जाता है कि जी ये सूबाई मसला है और सूबाई हुकूमत इसको संभाले। इमरान खान साहब आज बयान दे देते हैं कि जी नहीं ये तो नेशनल लेवल का जो है मसला है, तो फेडरल गवर्नमेंट इसको देखे। स्वात आवाम से सीखने की जरूरत है हमारी रियासत को कि किस तरह से हम लोग इस मसले को बहसीयत कौम हैंडल कर सकते हैं। स्वात के लोगों का एक मुतालबा है, कल भी मैंने रखा था, आज भी रख देता हूं, कि उन्हें सिर्फ अमन दरकार है। सही साहब बड़ी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो जितने मुज़ाकरात हो रहे थे टीपीपी के साथ, 13 मुज़ाकरात माजी में हुए 2009 तक, ये गालिबन 14वां 15वां जो है अनऑफिशियली मतलब अनाउंस उस तरह से तो नहीं था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो 22 जून को हुई थी उसमें शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफ किया गया था और इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की उसकी। तो इनको अभी ये सारे कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, और एक खामोशी है फेडरल गवर्नमेंट की सतह के ऊपर और पॉलिटिकल लीडरशिप की सतह के ऊपर। इंशाल्लाह इसका फॉलोअप देते रहेंगे। माजरत राना अकमल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। आप तमाम को शुक्रिया, खुदा हाफिज।